तो आज हम आपके साथ सर टॉक शो पर एक बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम sexual offenses at 2012, जिसको आप संक्षेप में क्या बोल रहे हैं? पॉक्सो। पी प्रोटेक्शन, ओ ऑफ सी चिल्ड्रन, एस सेक्सुअल, ओ ऑफेंस एक्ट 2012। आप संक्षेप में बोल रहे हैं। इतना लंबा नाम कैसे हम लोग बार बार पढ़ें, इसलिए इसको आपने संक्षिप्त कर दिया। ध्यान देने की जरूरत जो यहां पर है कि ये जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो एक्ट है वो एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012 ये स्वतंत्रता प्राप्त यानी जो संविधान आपका जो लागू हुआ तो 63rd ईयर में पास किया गया, पास इन 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, 63rd ईयर में ये पारित किया। इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट और डेट ऑफ इनफोर्समेंट, दो डेट हम लोग यहां पर लिखेंगे, डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इनफोर्समेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट इज द 19 जून 2012। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर साइन कर दिया। और इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पर आप पहुंचे, बच्चों से रिलेटेड है तो सबसे अच्छा काम हो जिस दिन चिल्ड्रन डे होता है उस दिन उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और चिल्ड्रन डे आप लोगों को मालूम है कि 14 नवंबर को होता है, तो इसलिए इसे 14 नवंबर 2012 को इन्फोर्स करना है। आपको याद रहे इसलिए जरूर लिख लीजिएगा, इट इज द चिल्ड्रंस डे। राइट, इसके साथ में 2012 का नियमावली भी लागू कर दी गई। पॉक्सो रूल्स 2012 भी इसी डेट से लागू कर दी गई साथ में। ठीक है ना, इस डेट से और क्या लागू हो गया? पॉक्सो रूल्स 2012 लागू कर दिए गए। पॉक्सो रूल्स 2012 जो लागू किए गए, तो एक यहीं पर, हालांकि बहुत पुरानी बात की बात है, लेकिन यहीं पर हम लोगों को समझना है कि आखिर ये रूल्स बनाए किसने? पार्लियामेंट ने तो एक्ट बना दिया। अब एक्ट पार्लियामेंट बनाने के बाद ये रूल्स किसने बनाए और क्या उसके पास ये पावर थी बनाने की? तो ध्यान रखिए, ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट हम कह रहे हैं तो इट इज नॉट अ पार्लियामेंट, नॉट अ लेजिस्लेटिव पार्ट, इट इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली।
अधिनियम का सेक्शन 45 सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए ऑथराइज करता है, प्राधिकार देता है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए उसको रूल मेकिंग पावर देता है। कौन सा दे रहा है? इस अधिनियम का सेक्शन 45। अब देखिए आपके यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पॉक्सो एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। पॉक्सो एक्ट की पॉक्सो रूल्स 2012 या 2020 आगे आएगा 2020। ये ये जो बनाए गए हैं ये किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन में मिली? 45। इजी हो गए ना 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। राइट। ध्यान ये रखना है आपको कि फिर आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुनः इसी शक्ति का प्रयोग करके पॉक्सो रूल 2020 बना दिए। पॉक्सो रूल्स 2020 बना दिए। ध्यान रखना है आपको कि पॉक्सो रूल्स 2012 में 7 रूल्स हुआ करते थे, ओनली 7 रूल्स। किसमें थे? 2012 में। लेकिन जब पॉक्सो रूल 2020 बनाया तो फिर प्रश्न उत्पन्न होगा, पॉक्सो रूल 2020 किस शक्ति के अंतर्गत बनाया? 45। इसी शक्ति से बनाया, 2020 बना दिया। और जब ये 2020 का रूल बनाया तो निश्चित रूप से ये रूल इनसफिशिएंट रहे होंगे। तो यहां पर इन्होंने रूल्स की संख्या बढ़ा दी और इफेक्टिव कर दिया, 13 रूल्स बनाए। कितने बना दिए? 13 रूल। और साथ में 2 प्रारूप बनाए, फॉर्मेट, प्रारूप ए और प्रारूप बी। कितने फॉर्मेट बना दिए? 2 प्रारूप बना दिए। ये जो प्रारूप है उस प्रारूप ए में राइट्स ऑफ चाइल्ड, विक्टिम चाइल्ड है ये। जब हम यहां पर चाइल्ड की बात करेंगे तो विक्टिम चाइल्ड है, उसके राइट्स की चर्चा की गई है। और मजे की बात यह है कि यहां पर इन्होंने 15 राइट्स घोषित किए हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताइए बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब यहां पर कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स के बन रहे हैं? चिल्ड्रन राइट्स 2020 के किस प्रारूप में? ए। हाउ मेनी राइट्स? देयर आर द 15 राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये राइट वही है जिसका एक्ट में उल्लेख कहीं ना कहीं किया जाएगा। राइट वही है जो एक्ट में उल्लेख होगा जिनका। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है यहां पर कि ये वो राइट्स हैं जिस राइट की जब कभी भी एफआईआर होगी, चाइल्ड के विरुद्ध कोई अपराध हुआ और चाइल्ड की सूचना दर्ज करवाई गई, एफआईआर करवाई गई, तो तत्काल जो अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी जो राइट्स का पूरा ड्राफ्ट है, ये जितने राइट्स हैं, वो राइट बच्चे को, बच्चे के माता पिता को या उसके गार्जियन को प्रोवाइड करेगा। और वो अथॉरिटी जो इसको प्रोवाइड कर रही है उस पर सिग्नेचर लेगी माता पिता के कि हमने इसको रिसीव कर लिया, ये उसकी ड्यूटी हो। इसको प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि उसके माता पिता को या बच्चे को ये स्पष्ट रूप से बताना कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आपके पास जो राइट्स हैं वो ये हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पूछने की किसी से जरूरत नहीं है, और ये राइट आप कभी भी कहीं भी क्लेम कर सकते हैं। इन्हीं राइट्स के अकॉर्डिंग जो कार्यवाही होगी, अगर आपके इन राइट्स का उल्लंघन होता हो तो तत्काल प्रभाव से शिकायत करिए।
तो ये सब पूरा प्रिंट छाप कर उसको दे दिया जाएगा, ये पकड़ो, रिसीव करवा दिया जाएगा कागज। इसी प्रकार से प्रारूप भी होगा। ये प्रारूप भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रोसीडिंग का पार्ट है। इसका मतलब है प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी उसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी उसमें आकलन किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो आकलन होगा उसकी कुछ रिपोर्ट होगी, तो इसमें कॉलम्स बने हैं कि कब रिपोर्ट दर्ज की गई, चाइल्ड क्या है, कैसे है, आदि आदि, उसके डिटेल, पूरा डिटेल है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल की चर्चा भी कर लूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न जहां बन रहा है उसकी जरूरत थी, मैंने आपको बता दिया। 15 राइट्स। अब सोचने का विषय है कि ये सारी चीजें ऊपर वाले रूल्स में नहीं थी। राइट तो थे ये, लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं थे, कॉपी नहीं दी जाती, तो ऊपर वाले जो रूल्स थे उसमें नहीं थे, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि क्या दोनों रूल्स एक साथ इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो जब कोई दूसरा रूल आ रहा है तो कोई पहला वाला जो रूल है उसको क्या किया होगा, रिपील किया गया होगा। तो रिपील करने के लिए जो दूसरे रूल्स आ रहे हैं वो रिपील करेंगे। ध्यान रखना कि रूल इसका जो रूल 13 है लास्ट में, वो पॉक्सो रूल 2012 को रिपील करता है। पॉक्सो रूल्स 2012 रिपील करता है। आपसे ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत गंभीरता से क्वेश्चन पूछेंगे तो, कि किस रूल से पॉक्सो विनियम अधिनियम, पॉक्सो नियमावली 2020 के किस रूल से पॉक्सो नियमावली 2012 को रिपील कर दिया। 13 टोटल रूल है और आखिरी वाला जो रूल है वो रिपील कर रहा है, राइट। अब देखिए कि वो जो 13 रूल्स की जो पूरी प्रोसीडिंग है वो हम लोग कितना संक्षेप में, बहुत इजी है, जहां जहां क्वेश्चन बन रहे हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। ऑडियो वीडियो ब्रेक हो रहा है, तो आज तो हो सकता है क्योंकि पावर प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम, पानी इतना बरस रहा है, आप लोग तो घर से मजे ले रहे हो, हम तो यहाँ से तो हमारी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सब लोग कह रहे हैं कि सही आ रहा है तो फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल अवेयर होकर बैठिए। जी 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 चलिए, कोई बात नहीं। अगर ब्रेक हो रहा है तो आपका एक क्लास में बनवा दूंगा, जो कुछ भी ब्रेक होता है तो ये जो भी चर्चा हो रही है इसको मैं उस पर आपके क्लास पर, जो आपका ऐप पर जो क्लास होता है उस पर आपको मिल जाएगा बाद में, फिर इसको आप देख लेंगे जहां ब्रेक होगा, राइट। यही सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो ये चीजें हम लोगों ने रूल से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर ली संक्षेप में, और मुझे लगता है कि रूल्स पर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछने वाले हैं, पढ़ने को तो पूरा रूल्स पढ़िए, पूरी पोथी है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो बस नहीं पूछने वाले हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है रूल्स। अब आप लोग डर रहे हैं वो पॉक्सो रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, बड़ी परेशानी हो गए पॉक्सो रूल पूरे। थोड़ी बहुत और चर्चा है, जो नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उसके रूल्स की चर्चा और आपके साथ कर लेंगे, राइट। अब लिखाने को तो मैं आपको राइट से भी लिखा दूं, 15 राइट से, बहुत सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एफआईआर की प्रति प्राप्त होना, पुलिस की सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त होना, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता,
रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर, उसी के घर पर जाकर विदाउट ड्रेस, एक्ट में पढ़ेंगे, विदाउट यूनिफॉर्म, वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, बच्चे के घर पर जाकर या उसकी सुविधा वाले स्थान पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। अभी मैंने एक्ट के अंदर की बातें बता दी है, यहां पर लिखा था इसलिए। अब आपके यहां पर एक लाइन मैंने बोली, कितने क्वेश्चन बनेंगे? स्टेटमेंट बच्चे का कौन रिकॉर्ड करेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, सब इंस्पेक्टर, विद यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म। विदाउट यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएगी, बच्चा डर जाएगा, ठीक है ना? तो डरना नहीं, डराना नहीं है उसको। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जो भी कंफर्टेबल या काम उसको पुलिस स्टेशन पर तो नहीं बुलाएंगे ना। सिंपल, 2-3 क्वेश्चन आपने कर लिए, 2-3 क्वेश्चन सही कर लिए आपने, 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए फॉक्सो से। राइट? क्या बात है, क्यों हो रहा है? ऑडियो बंद रखिए प्लीज। नेहा ऑडियो बंद रखिए, ठीक है? ठीक है ना? तो ये हो गया। एक सीडब्ल्यूसी होगी, सीडब्ल्यूसी की सहायता, सीडब्ल्यूसी एक कमेटी होगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके आएगा सब। तो सीडब्ल्यूसी की सहायता पर सिफारिश की अगर सिफारिश करती है तो तत्काल सहायता उसको दी जाएगी, उसका राइट है। बालक को आरोपित से दूर रखना होगा आपको, यानी कि जो अपराधी है उससे बालक को दूर रखना, उसका कंसंट्रेशन आपस में नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं हो। पूरी प्रोसीडिंग के दौरान आपने सीआरपीसी में पढ़ा हुआ है, जो राइट्स जो रेप विक्टिम को है वही राइट्स यहाँ बालक को दिए गए, ठीक है ना? तो उस प्रोसीडिंग में मानसिक, अब चूंकि बालक के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसका मानसिक मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर दबाव आ जाएगा, वो अपने आप में हीनता फील करने लगेगा, बहुत सारी बातें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति होगा उससे परामर्श करने की सुविधा उसको दी जाएगी, दोभाषिया अनुवादक की सहायता दी जाएगी, विशेष शिक्षक की सहायता मिलेगी, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। उसकी जो शिक्षा है उसको ब्रेक नहीं करना है। मान लो जो जिस क्लास में पढ़ रहा था उसको भी जारी रखा जाएगा, ये उसका राइट होगा, उसको ब्रेक नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना? और उसकी निजता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके ऊपर जो मीडिया है वो उसका नाम नहीं प्रचारित करेगी, इसके साथ ऐसा हो गया। जस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अपराध होते हैं उसी के अंतर्गत, उसमें जैसे वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है वैसे ही उसकी निजता और गोपनीयता को प्रोटेक्ट रखा जाएगा। और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के उसके पास नंबर होंगे, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी घर से आप उस पर नंबर प्राप्त करने का अधिकार होगा, फटाफट आप फोन करिए, तुरंत आपको सहायता मिलेगी। ये मैंने संक्षेप में आपसे लगभग 15 अधिकार बोल दिए, हमने बोल दिए हैं तो सिंपल से हैं, बहुत सामान्य से हैं, वो आप लोग मस्तिष्क में रहेंगे, ठीक है? लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। तो अब आइए, अब ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें टोटल 46 सेक्शंस हैं। टोटल सेक्शन कितने हो गए? 46 सेक्शन हो गए। अब ये जो 46 सेक्शंस हैं उसमें से 45 नंबर का सेक्शन तो आप पढ़ ही चुके हैं, ओके? अब 45 से पढ़ चुके हैं तो 46 नंबर भी पढ़ लीजिए। 46 नंबर का सेक्शन क्या है? पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्ट को इंप्लीमेंट कराने में जो डिफिकल्टीज आएंगी उनको रिमूव करने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल के पास। तो निश्चित रूप से सिंपल सा आंसर आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल ने इस अधिनियम को पारित किया है, सेंट्रल रूल है, सेंट्रल अधिनियम है, ये राज्य का नहीं है। तो जो पावर होगी वो किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ऑप्शन में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सीडब्ल्यूसी,
ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। योर आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भाई हम लोग तो बैटिंग अब दोनों तरफ से कर रहे हैं, नीचे से भी कर रहे हैं, ऊपर से भी कर रहे हैं। नीचे से बैटिंग करी, 2 सेक्शन हमारे क्लियर हो गए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों सेक्शंस करो, ठीक है। और एक सेक्शन ऐसे केवल में पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ लेते हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये पॉक्सो एक्ट, इसमें 2012 में बनने के बाद 2 बार संशोधन हुए। एक संशोधन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2013 से हुआ, जिससे सीआरपीसी की डेफिनेशन परिवर्तित की गई। एविडेंस में भी कुछ चेंजेस हुए, सीआरपी उसमें आईपीसी में भी डेफिनेशन परिवर्तित की गई, सीआरपीसी में भी कुछ चेंज हुए, और साथ में पॉक्सो में भी चेंज कर दिए। और दूसरा अमेंडमेंट हुआ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। 2 बार अमेंड हो चुका है, 2013 और 2018। और बड़ी मजे की बात है कि इन दोनों बार में जो अमेंडमेंट हुआ, 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ, पहले सेक्शन 42 हुआ करती थी, 2013 के अमेंडमेंट ने सेक्शन 42 को रिमूव करके रिप्लेस किया, रिमूव किया पहले, और इसके स्थान पर दूसरी 42 लेकर आ, यानी कि जो 2012 की 42 थी उसको डिलीट और दूसरी 42 लिख दी, राइट। साथ में 42A जोड़ दी, ऐड कर, सेक्शन 42A को जोड़ दिया, और दूसरा फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद 2018 का अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट ने जो 2013 में 42 जोड़ी गई थी, उस 42 को अमेंड कर दिया। राइट। अब सोचिए जरा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धारा, पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा अमेंडेड है, रिप्लेस की गई है, ऐड की गई है? सेक्शन 42 ऐड की गई 42A, रिप्लेस की गई 42, अमेंड की गई 42। इसके अलावा कोई भी 46 सेक्शन में ऐसी कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कुछ भी खुराफात हुई हो, ठीक है। अब वो बहुत सारे सेक्शन, अगर ये बात आपको मालूम है कि इसमें किसी में और दूसरे में कोई खुराफात नहीं हुई, तो आपको अब वो चाहे कितने सेक्शन दे दें, आपको एक सेक्शन पकड़ कर चलिए। 2013 में अमेंड किसमें हुआ? 42। 2018 में किसमें हुआ? 42। इसका मतलब ये है कि 42 पर विधानमंडल की बड़ी नजर है, बड़ी तीखी नजर है कि बार बार जब जो भी कुछ होता है 42 पर, बिजली 42 पर गिरती है, पूरे एक्ट पर बिजली नहीं गिरती, 42 पर गिरती है। अब ये 42 है क्या? बहुत संक्षेप में उसको समझने की जरूरत है। पीछे से बैटिंग हो रही है, ध्यान रखिए ना, आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, सब पता नहीं सर आप क्या कर रहे हैं, कभी इधर घुमाते कभी उधर घुमाते। तो बैटिंग पीछे से चल रही है अभी, तो 42 आखिर क्या है? 42 सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रावधान देती, लिखने में तो बहुत बड़ी लिखी हुई है, छोटा सा एक प्रावधान देती
कि इस पॉक्सो एक्ट को आईपीसी के साथ पढ़ लेना, आईपीसी से अलग मत पढ़ना। इसीलिए जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड मामले होते हैं उसमें क्या होता है कि जब एफआईआर होती है और आपके पास कभी भी अगर आपको देखने को मिला जो एफआईआर की कॉपी आएगी, उसमें एफआईआर की कॉपी में आईपीसी 1860 की धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट लगा रहता है। तो आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट पढ़िए, उससे इधर उधर करके मत पढ़िए, ठीक है ना। इतनी बात यहां पर आई और साथ में फिर क्या आया, जब संक्षेप में मैंने कहा, अब फिर इसके बाद क्या आया, अभी आपसे कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के अंदर डेथ सेंटेंस मिल सकता है। अधिकतम आपसे पूछा जाए अधिकतम पनिशमेंट अंडर पॉक्सो एक्ट का क्या है, दैट इज डेथ सेंटेंस। आप पॉक्सो एक्ट पढ़िए, किसी भी सेक्शन में आपको डेथ सेंटेंस दिखा नहीं मिलेगा। जो मेरी नजर गई है, शायद मेरी नजर ना गई हो, आपकी नजर पहुंच जाए तो देख लीजिएगा किसी भी सेक्शन में। और ज्यादा पूरे पॉक्सो एक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मात्र आप 14 सेक्शन तक देखेंगे, क्योंकि 14 सेक्शंस तक नहीं 18 नहीं बल्कि और थोड़ा देख लीजिए, सभी कंप्लीटली 23 सेक्शन तक ही ऑफेंस और ऑफेंस के दंड की व्यवस्था है। और उसके बाद 23 के बाद टोटल प्रक्रियात्मक पोर्शन, प्रोसीजरल पार्ट। पॉक्सो एक्ट का जो 23 तक का पार्ट है वो सबस्टेंशियल है और 23 के बाद का जो पार्ट है वो प्रोसीजरल है। तो 23 तक जो इतनी धाराओं में दंड दिया गया उन सभी को देख लेना। मेरी जो नजर है उस नजर में कहीं पर भी डेथ सेंटेंस नहीं लिखा। फिर क्यों कहते हैं कि डेथ सेंटेंस पॉक्सो में मिल सकता है? फिर डेथ सेंटेंस पॉक्सो के अंतर्गत क्यों? उसका सारा दारोमदार, सारा ठेका सेक्शन 42 ने ले लिया। अब सेक्शन 42 क्या बोल रही है, क्या कह रही है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चूंकि डेथ सेंटेंस का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा, पॉक्सो एक्ट डेथ सेंटेंस का प्रावधान नहीं देती, लेकिन डेथ सेंटेंस पॉक्सो एक्ट में मिल सकता है थ्रू टू आईपीसी। वो आपको 42 पहुंचाती है और 42 कहती है कि 42 की रीडिंग से स्पष्ट होता है कि आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय किसी कार्य के लिए कोई कार्य जो आईपीसी में भी दंडनीय है और कोई कार्य जो पॉक्सो में भी दंडनीय है, दोनों में दंडनीय है। आईपीसी की भी किसी धारा से दंडित है, कार्य हमारा एक्ट एक किया, वो एक्ट हमारा आईपीसी से भी कवर हुआ और पॉक्सो से भी कवर हुआ। तो दोनों में जो अधिकतम दंड होगा, गुरुतर दंड, जो ग्रेवियस फॉर्म होगा दंड का, पनिशमेंट का जो ग्रेव फॉर्म होगा, उससे अपराधी को दंड किया जाएगा। अब आप सोचो, किसी बच्चे के साथ जो आपने आईपीसी में अभी चेंज कर दिए, डीए डीबी 376 डीए डीबी ऐसे करके लगा दिया, वहां पर आपने डेथ सेंटेंस की व्यवस्था कर दी, और वही कार्य अगर बच्चे के साथ होता है, लगा है पॉक्सो एक्ट, उस धारा के साथ पॉक्सो एक्ट लगा। अब पॉक्सो एक्ट में डेथ सेंटेंस के प्रावधान नहीं है, वहां है, तो 42 क्या कहेगी, अगर एक से आईपीसी का भी कोई भी धारा लगी है और इसकी भी धारा लगी है, तो दंड वो दिया जाएगा जो गुरुतर होगा, जो लघुतर होगा वो नहीं दिया जाएगा। तो अब सेंटेंस कौन सा मिलेगा? डेथ सेंटेंस। अब आपने 42 को जब रीड किया तो पता चला कि पॉक्सो में डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है, अदरवाइज डेथ सेंटेंस की कहीं कोई जगह नहीं। ठीक है, किसी सेक्शन में आपको डेथ सेंटेंस नहीं लिखा मिलेगा, हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा मिले लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं मिले। तो अब देखिए 42 कितनी महत्वपूर्ण हो गई, हुई ना? अब सोचिए जरा, आप बताइए कितने क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए पॉक्सो के? 42 भी तैयार हो गया, 45 भी हो गया, 46 भी हो गया, आपने पॉक्सो नियमावली भी पढ़ ली, हो गई ना? आइए और कुछ थोड़ी बहुत बातें कर ले, ठीक है ना? जैसे 42 से मैंने जोड़ा था,
तो 42 से ये आपको स्पष्ट करेगा कि जो इस विधि के प्रावधान है वो अतिरिक्त हैं, वो आईपीसी के या किसी दूसरी विधि के प्रावधान को अल्पीकृत नहीं करते, कम नहीं करते, बल्कि एडिशनल प्रावधान। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अब आइए, अब मैं पॉक्सो एक्ट की तरफ फिर जा रहा हूं। इतनी बातें करने के बाद मैंने पीछे से बैटिंग कर ली, अब मैं फिर आगे जा रहा हूं। प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि पॉक्सो एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास मैकाले ने, इतना बुद्धिमान व्यक्ति मैकाले थे और उन्होंने आईपीसी देकर रखी थी, फिर हमें पॉक्सो एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस टाइप के जो ऑफेंस है वो आईपीसी से भी कवर होते हैं, और आज भी आईपीसी और पॉक्सो एक्ट एक साथ चलती है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे दो कारण। पहला कारण यह है कि एक यूएनओ कन्वेंशन हुआ था बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर, यूएनओ कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट्स 1992 लिखने वाला विषय जरूर लिखें। यूएनओ कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट्स 1992 हुआ, और इसका सदस्य राष्ट्र, इसका जो पार्टिसिपेटिंग राष्ट्र स्टेट था इस कन्वेंशन का, वो भारत भी था। और इस कन्वेंशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि जितने भी सदस्य राज्य हैं, जितने पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में इस कन्वेंशन को मान्यता देंगे, और इसके अकॉर्डिंग टू, मान्यता देने का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंग टू अपनी यहाँ की विधियों को संशोधित करेंगे। भारत इसका पार्ट था। भारत ने इस कन्वेंशन को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार कर लिया। भारत के विधानमंडल ने, भारत ने इसको 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार कर लिया। अब 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार करने के बाद भारत को एक लंबा समय लगा, 20 वर्ष लगे इस अधिनियम के अकॉर्डिंग टू कार्य करने के लिए। इस वजह से ये पॉक्सो एक्ट पारित किया गया। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि भारत ये नहीं कह पाया कि हमारे पास तो विधियां हैं, हमें विधि बनाने की जरूरत है। तो भारत में जो विधियां तत्कालीन, यानी कि 2013 के अमेंडमेंट से पहले की बात करेंगे, 2013 के अमेंडमेंट से पहले जो भारत में अवेलेबल लॉज थे, वो लॉ क्या थे? उन विधियों के अनुसार अगर हम 375 की बात करें आपसे, तो 375, 376 की बात करें तो 375 और 376 की जो डेफिनेशन थी वो बड़ी लिमिटेड थी। नंबर 1, ये डेफिनेशन तभी एप्लीकेबल होती थी जब मेल ऑर्गन कोई पर्टिकुलर मेल ऑर्गन का पेनिट्रेशन किसी पर्टिकुलर फीमेल ऑर्गन में होता था, तभी ये इंप्लीमेंट होती थी। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अतिरिक्त अगर मेल का कोई भी ऑर्गन का पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट में अगर होता है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। या साथ में ये भी कि जो ऑफेंडर था वो सिर्फ और सिर्फ मेल हो सकता था, फीमेल नहीं हो सकती थी। लेकिन बच्चों को हमें मेल से ही नहीं बचाना था बल्कि फीमेल से ही बचाना था। पॉक्सो एक्ट जो है मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पर लागू होता है, दोनों ही अपराधी हो सकते हैं यहां पर। इसलिए मुझे
मेरी मजबूरी थी कि मैं 2012 में हमने ये एक्ट पारित किया। वो बात अलग है कि फिर ये डेफिनेशन बाद में परिवर्तित हो गई 2013 में, लेकिन 2013 में परिवर्तित होने के बाद भी उस वहां पर जो डेफिनेशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल सोसाइटी ही ऑफेंडर है, फीमेल सोसाइटी नहीं है। लेकिन पॉक्सो के अंतर्गत फीमेल सोसाइटी भी ऑफेंडर हो सकती है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि वहां पर जो विक्टिम है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल हो सकती थी, मेल नहीं हो सकता था, एक्सेप्ट 377। लेकिन यहां पर जो विक्टिम है वो मेल भी है और फीमेल है। यहां चाइल्ड है, नॉट अ फीमेल चाइल्ड, नॉट अ मेल चाइल्ड। और जितने ये ऑफेंस पॉक्सो टाइप के ऑफेंस है, जितने फीमेल चाइल्ड के साथ होते हैं उतने मेल चाइल्ड के साथ भी होते हैं। मेल चाइल्ड के साथ मेल के द्वारा, मेल चाइल्ड के द्वारा, मेल चाइल्ड के साथ फीमेल के द्वारा, फीमेल चाइल्ड के साथ फीमेल के द्वारा और फीमेल चाइल्ड के साथ मेल के द्वारा। हाँ, वो बात अलग है, ये भ्रम आपको न रहे इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ये वो बात अलग है कि पॉक्सो में ज्यादातर जो ऑफेंडर होते हैं वो मेल आते हैं, फीमेल नहीं आते। तो ये तो फीमेल ऑफेंडर हाईलाइट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि फीमेल ऑफेंडर नहीं है, या तो वो हाईलाइट नहीं होते। और अगर वो हाईलाइट कभी कभार हो भी गए तो उस पर कोई एफआईआर चलिए छोड़िए, तो हमारे यहाँ क्षमा की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही है। अगर फीमेल को एक्सप्लॉइट कर रही है तो कोई बात नहीं। इवन फीमेल ने अगर मेल को भी एक्सप्लॉइट किया, चलिए तो भी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तो तब होती है कि मेल को एक्सप्लॉइट करता है या मेल फीमेल को। अगर मेल को एक्सप्लॉइट करते हैं तब भी तो, लेकिन अगर मेल ने नहीं फीमेल को एक्सप्लॉइट करता तो बहुत जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन। तो एक चीज यहां से समझ लीजिएगा कि फीमेल और मेल दोनों ही ऑफेंडर होंगे पॉक्सो एक्ट में। हाँ, बस इतना होगा कि उसके साथ आईपीसी के सेक्शंस नहीं लगे होंगे अगर फीमेल ऑफेंडर है, और मेल ऑफेंडर है तो आईपीसी भी लगी होगी, राइट। तो ये मूल कारण था जिसकी वजह से मुझे पॉक्सो एक्ट लाना पड़ा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत शायद नहीं थी। तो हमने पॉक्सो एक्ट लाने के दो कारण आपको दिए स्पष्ट, यानी कि आईपीसी इसको कवर नहीं कर रही थी, आईपीसी से कवर नहीं हो सकता था, इसलिए स्पेशल एक्ट लाना पड़ा बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बच्चे ही हमारे फ्यूचर है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो पीड़ित होकर आगे बढ़ेंगे, वो डेवलप होंगे, कभी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर वो डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, राइट। ये इसके कारण थे। अब प्रश्न एक और उत्पन्न होगा कभी, अगर छोटा मोटा, ये आप सब लोग जानते हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, स्पेशल लॉ बना दिया गया? आंसर आता नहीं, क्यों नहीं है? 15(3), वेरी गुड। क्योंकि 15(3) स्टेट को परमिट करता है स्टेट स्त्रियों और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बना, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। इन सब वजहों से ये एक्ट पारित कर दिया ना, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस पर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों एक्ट पारित किया गया? कि आईपीसी में सिर्फ पुरुष अपराधी हो सकता था, महिला नहीं, और पॉक्सो में महिला और पुरुष दोनों अपराधी होंगे। आईपीसी में ये ऑफेंस, कुछ ऑफेंसेस सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट हो सकते थे, मेल के अगेंस्ट नहीं। लेकिन अब यहां पर मेल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। द देन आईपीसी की डेफिनेशन लिमिटेड थी, यहां की डेफिनेशन बृहद थी। जो यहां डेफिनेशन थी वो अब द देन आईपीसी में आ गई है। किसी भी पेनिट्रेशन विद एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी आर्टिकल, मैंने ये पेन लिया हुआ है, इससे भी पेनिट्रेशन होगा तो दैट इज लीगल पेनिट्रेशन।
और साथ यही नहीं, पेनिट्रेशन किया जाए या पेनिट्रेशन कराया जाए या इस टाइप से और भी चीज जो डिटेल डेफिनेशन है आईपीसी में आपने पढ़ी होगी, और यहाँ पर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर बेयर एक्ट को देखकर पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल डेफिनेशन, इतनी डिटेल डेफिनेशन है कि सब कुछ कवर। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब इस नियम का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आता है, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। इतनी बात इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को हमें बताने की, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये सब बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस ऑफ, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी ऐसे लिखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन कॉमन शब्द है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला, हैरेसमेंट, उत्पीड़न, और फ्रॉम पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी, इससे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बच्चे कितने ही व्यवसाय, पोर्नोग्राफी के व्यवसाय में लगे हुए थे। बहुत से लोग जो कि बच्चे पकड़े नहीं जाते थे तो बच्चे को पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो सीडीज वगैरह हैं उनको देते थे और कहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दो। उनको मैसेंजर, उनको वाहक बनाते थे लोग बच्चों को, तो बच्चों के माध्यम से चीज पहुंचाते थे। अब ये पोर्नोग्राफी जिसके पास बच्चे लेकर जा रहे हैं, जो मैगजीन लेकर जा रहे हैं, जो सीडी लेकर जा रहे हैं बच्चे, तो जिसके पास लेकर जा रहे हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति तो होगा नहीं, तो किस तरीके से उस समय को जब वो दे रहा होगा तो कैसे ट्रीट करेगा। तो उससे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा है इसका टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल and matter connected with special code and matter connected, ठीक है। ठीक है ना। अब एक और कुछ मोटी मोटी बातें, आप चूंकि पहला क्लास है शायद आपको, हालांकि अब थक चुके होंगे इसलिए बहुत लंबी बातें हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पहला क्लास है, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जग रहा होगा, शायद जग रहा हो, तो थोड़ी सी मोटी मोटी बातें और बता दें, दो चार बातें जहां से आपके क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि आज के क्लास से ही पूरा पॉक्सो का क्वेश्चन पूरा कवर हो जाए और कल का क्लास तो सिर्फ खाना पूर्ति हो, परसों क्लास खाना पूर्ति हो, हम लोग करें जरूर, लेकिन पॉक्सो पूरा कवर आज ही से, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो जाते ना। तो जैसे कि मैंने कहा स्पेशल कोड को गठित करना है, तो इसके त्वरित विचारण के लिए स्पेशल कोड गठित किए जाएंगे। क्वेश्चन आता है स्पेशल कोड कौन गठित करेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। अभी हमने स्पेशल कोड की बात कर ली, स्पेशल कोड constituted by the state government after consultation with Chief Justice of the High Court. Okay, who is the presiding officer of this special court? अगर कहीं स्पेशल कोड गठित नहीं किया गया है तो स्पेशल कोर्ट की जो पावर्स होंगे वो किसके पास होंगे? दैट इज द कोर्ट ऑफ सेशन।
or who is the presiding officer of the special court? The any judge having the rank of the court of session. ठीक है, जो कोर्ट ऑफ सेशन के, तो कुल मिलाकर जो ये कोर्ट होगा राज्य सरकार ने किसके सहमति से गठित कर दिया? सीजे ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श से करके गठित कर दिया, और इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल का होगा। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो। स्पेशल कोर्ट कौन गठित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचना के द्वारा। ये जो न्यायालय कहलाएगा वो विशेष न्यायालय कहलाएगा। विशेष न्यायालय का पीठासीन कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन बैंक बात करेगा। यही कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको कॉग्निजेंस का पावर दिया गया। यही कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा। तो ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 28 में है, और इसको जो कॉग्निजेंस लेने की पावर है वो सेक्शन 33 में है। The case related with this act cognizance by court of session। यहीं पर दो पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके सीआरपीसी में आप लोग पढ़कर आए हैं, बहुत इजी है आपके लिए। अब आप कहोगे इजी इजी कहकर प्रत्येक पॉइंट पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इजी नहीं है मेरे लिए, लेकिन बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं तो इजी है, तो इजी है मान लीजिए। जैसे कि आपने सेक्शन उसमें सीआरपीसी में कहीं कॉग्निजेंस पढ़ा था, मस्टर्ड कॉग्निजेंस 190 में मस्टर्ड के कॉग्निजेंस लेने के ग्राउंड्स क्या क्या थे? सॉरी, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन अदरवाइज। ठीक है, अच्छा, अगर क्रम से मैं पूछूं तो क्रम आप क्या बताएंगे उसमें? पुलिस रिपोर्ट नहीं, पहले कंप्लेंट है, फिर पुलिस रिपोर्ट है, फिर पहले परिवाद है, फिर पुलिस रिपोर्ट है, फिर इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो कॉग्निजेंस लेंगे वो किस पर लेंगे? कंप्लेंट पर, परिवाद पर और पुलिस रिपोर्ट, बस। ठीक है, ये इनके दो ग्राउंड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कॉग्निजेंस कौन लेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। किस ग्राउंड पर लेगा? कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, राइट? सिंपल। तो मैंने कहा था कि आपके लिए सिंपल होगा, अभी कठिन है क्या किसी के लिए? नो सर, इसमें शॉर्ट ऑफ नहीं हो सकता, मतलब अगर नहीं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सोलो कैसे मिले? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस दिया है। हाँ। अभी प्रोसेस में और भी प्रक्रिया पढ़ेंगे, बहुत सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल। अभी हम आपसे सिर्फ ये जो कोर्ट ऑफ सेशन की विशेष प्रक्रिया की बात कर रहे थे। अब दूसरी बात ये है कि जो भी सरकार की ओर से जो पक्ष पोषण करेगा न्यायालय में वो कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप लिखेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल कोर्ट है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाएगा अंडर सेक्शन 32। एसपीपी इसका पोषण करेगा। और अब आप जरा सीआरपीसी की याद कर लीजिए, और वहीं से बिल्कुल आप सीआरपीसी याद करिए। यहाँ कोई बात, एसपीपी अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, और उसकी क्वालिफिकेशन 10 साल का एक्सपीरियंस होना वो पीपी के लिए था, स्पेशल पीपी 10 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ईयर नहीं, वो डीपीपी वाली था, जो डायरेक्टोरेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसके लिए 10 इयर्स था। यहाँ पर जो पीरियड है आपका वो एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ प्रैक्टिस 7 वर्ष की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगा। अब आइए लास्ट में पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये एक्ट बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, अभी इजी कह रहे थे ना सर, क्या? अभी आप कहते इजी है, हो जाएगा। मैंने इजी नहीं बोला, इजी तो है पढ़ने के लिए,
मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंटेशन ये बहुत खतरनाक है, कठिन नहीं, खतरनाक। ठीक वैसे ही खतरनाक है जैसे कि 304 बी खतरनाक। आईपीसी की 304 बी गंभीर धारा मानी जाती, खतरनाक धारा। 302 में ज्यादा दंड मिलता है लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं है। कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक मानते हैं? 304 बी। ऐसा क्या है 304 बी में कि दंड कम है फिर भी खतरनाक है? बताइए कोई भी। जी 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 बहुत बढ़िया बोला, फिर से बोलिए। वेरी गुड। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया गया है अभियुक्त के ऊपर, प्रोसिक्यूशन पर नहीं शिफ्ट किया गया। यहां पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर शिफ्ट है, इसलिए खतरनाक है, प्रोसिक्यूशन पर नहीं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आप करिए, ठीक है ना। सेक्शन 29 और 30 इसी प्रिजम्पशन से रिलेटेड लॉ आपको प्रोवाइड करेगी। 29 और 30 इसी प्रिजम्पशन से रिलेटेड लॉ आपको प्रोवाइड करेगी। 29 में प्रिजम्पशन अगेंस्ट एक्यूज, अगर अपराधी एक्यूज 3, 5, 7, 9 इन धाराओं में है, अगर अभियुक्त सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत ऑफेंडर है तो कोर्ट या उनका एबेटमेंट करने के लिए या उसका अटेम्प्ट करने के लिए 3, 5, 7, 9 का ऑफेंस, उसका एबेटमेंट और उसका अटेम्प्ट करने के लिए ऑफेंडर है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम अबाउट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। और अगर किसी अपराध के होने के लिए मेंसरिया की जरूरत है तो दूसरी धारा इसके बाद वाली, जस्ट उसके बाद वाली धारा, नंबरिंग में आपकी जो भी नंबर आ रहा है वो कर लीजिए। कौन सी नंबर आ रही है? 30। इसके बाद 29 थी 30 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेटस, प्रिजम्पशन ऑफ मेंसरिया कल्पेबल मेंटल स्टेटस, इसको भी न्यायालय प्रिज्यूम करेगा कि अपराध के लिए जो कल्पेबल मेंटल स्टेटस की जरूरत है वो भी अभियुक्त के पास था। अब अभियुक्त को ये बताना है कि मेरे पास नहीं था, मैं तो ऐसे ही बच्चे के साथ खेल रहा था, ये अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे ही बच्चे को प्यार कर लिया, भाई बच्चा है, दुनिया का आदमी प्यार कर सकता है, मैंने थोड़ा सा प्यार कर लिया, मैंने उसको थोड़ा सा किस कर लिया, बच्चे को बच्चा समझकर। एक अभियुक्त स्टोरी बनती है, यहाँ पर अभियुक्त ने 12 साल की एक लड़की को अपनी गोद में बैठाकर उसको किस कर लिया, अब उस पर प्रोसिक्यूशन हो गया। अब वो कहता है वो तो मेरे ऐसे ही बच्चा है था, वो प्यारा लगा तो इसलिए मैंने किस कर लिया, मेरा मेंसरिया नहीं था। मेंसरिया आप प्रूव करिए, न्यायालय प्रिज्यूम करेगा कि मेंसरिया था। आपका ये दो धाराएं इसको बहुत ही खतरनाक बना देती है। अब जरा देखिए, हमने खेल में हम लोगों ने 28 भी पढ़ ली, 29 भी पढ़ ली, 30 भी पढ़ ली, 32 भी पढ़ ली, पढ़ ली ना 32, 31 क्यों छोड़ दे रहे हैं? आज के क्लास के लिए 31 छोड़कर जाए, उसको थोड़ा ना अच्छा नहीं लगेगा। 31 कहेंगे ये गलत बात है। हमारा पूरा परिवार आपने पढ़ा और मुझे छोड़ दिया, पूरे परिवार को निमंत्रण दीजिए, एक को छोड़ दीजिए तो उससे बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए 31 को भी जरा हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी 1973। 31 एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी 1973। ठीक है ना? ओके, इस अधिनियम में जो कुछ भी उल्लंघित कर दिया उसके अलावा जो कुछ भी सब कुछ है वो सब कहां से कवर होगा? सीआरपीसी 1973 से।
अब बहुत सिंपल सी बात मैं पूछूंगा, ये पूरा एक्ट बेल से संबंधित कोई प्रावधान नहीं देता, तो बेल कहां से गवर्न होगी? सीआरपीसी। समन वारंट इशू करने होंगे, सीआरपीसी। तो जितनी भी प्रक्रिया सब सीआरपीसी की लागू होगी, सीआरपीसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इनसे आप लोगों ने भी यहाँ पर पढ़ लिया सीआरपीसी भी, 42 में पढ़ा आईपीसी लागू कर दी, और 31 में पढ़ लिया सीआरपीसी भी लागू कर दी। सीआरपीसी भी लागू, आईपीसी भी लागू, ये तो सब एडिशनल है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है। लेकिन आप जरा सोचिए कि आज से आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए, एक नजर आप डालिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये एक्ट कब पारित किया गया? एक्ट नंबर कौन सा था? 32 किस ईयर में पारित किया गया? 2012 किस डेट पर पारित हुआ? 19 इन्फोर्समेंट किस डेट में हुआ? 14 नवंबर। चिल्ड्रन डे था। इसके साथ में एक नियमावली भी आई, 2012 नियमावली को रिप्लेस कर दिया गया। 2020 नियमावली में कितने? 2012 नियमावली में कितने रूल थे? 7। 2020 वाली में कितने थे? 13 रूल नंबर 13 क्या कहता है? कि जो 2012 के रूल थे वो रिपील कर तो रिपील कर दिए, रिपील कर दिए, वो रिपील हो गया। अब इसके बाद अब जो 2020 की नियमावली आ गई है, उसके अंदर एक प्रारूप दिया गया है। किस प्रारूप में चिल्ड्रंस के राइट्स दिए गए हैं? ए में कितने राइट्स दिए गए? 15 राइट, 15 राइट्स दिए गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस नियम को कितनी बार संशोधित किया गया? 2 बार। कौन सी धारा संशोधित हुई? 42 ठीक है। 42 का संबंध किससे है? आईपीसी के 7 पक्ष पढ़ा जाएगा। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस धारा में? 45 नियम बनाने की शक्ति 45 में, जिससे ये रूल मेकिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नियम बनाने की शक्ति। और इसके बाद 46 में क्या है? पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पीछे की बैटिंग पूरी हो गई, आगे आ जाइए। ये सब नियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूएन कन्वेंशन हुआ था 1992 में, आईपीसी केवल मेल ऑफेंडर्स कवर करता है और ये मेल फीमेल दोनों कवर करता है। राइट, ऑनलाइन बोलते रहिए, सुनाई ना दे फिर भी बोलिए, किसी को कोई सुनने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग वो उसमें बोलते हैं ना मॉब में, तो कोई क्या बोलता है क्या पता है, ऐसी घर में नहीं। ठीक है, हम बोलते रहिए। तो इसलिए हम लेकर आए। और दूसरा कारण क्या था? आईपीसी से आईपीसी गवर्न क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उसमें मेल ऑफेंडर की रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग्स की बात करती थी। राइट, ओके, तो ये भी आपने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका जो प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा देखते हैं। कॉग्निजेंस करने की पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन। स्पेशल कोर्ट कौन गठित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट कौन गठित करेगा? किस सेक्शन में करेगा? 28 में। पीठासीन कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन रैंक ऑफिसर। ओके, कॉग्निजेंस किसको लेना है? कोर्ट ऑफ सेशन। किस आधार पर लेना है? कंप्लेंट केवल पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में लेना? 33। ये एक्ट बड़ा खतरनाक है, क्योंकि प्रिजम्पशंस शैल बी सब्सक्राइब 1930 में 29 में प्रोविजन 3, 5, 7, 9 के अंदर थे, और 30 में जो नेसेसरी एसेंशियल है जहाँ पे तो एग्जिस्टिंग कल्प्रिटेबल एसपीपी की नियुक्ति कहाँ होती है? 32 में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 सीआरपीसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या इस पर? यस सेक्शन राइट, कितने क्वेश्चन एक साथ कवर कर लिए? %90 आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा।
ठीक है ना। अब बचा 10%। 10% के लिए भी हम लोगों को अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। अब जो पढ़ना है वो एक क्लास अभी और करेंगे, और जरूरत पड़ी तो दूसरा क्लास करेंगे। पॉक्सो कंप्लीट। अभी बताइए, डर लग रहा है पॉक्सो से? ठीक है ना। अब अगर आपने अभी बता दिया है तो अब आपको कल परसों जब भी बैठे तब एक बार इस पर नजर डाल के बैठिए। नजर डालोगे तो काम बन जाएगा। कितनी देर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया? मुश्किल से 1 या 1.5 पेज आपका भरा होगा, 2 पेज बने। ठीक है ना। इधर यहाँ पर दिखा रही है कि 1 और 2 बस इधर ऐसे ऐसे। ठीक है ना। तो जब इतना करने में आपके ऐसे ऐसे 1-2 पेज भरे हुए हैं तो अभी 1 या 2 क्लास और चलेंगे, 2 पेज और भरेंगे, 3 पेज में पूरा पॉक्सो छुट्टी। राइट।